नमस्कार दोस्तों, मैं किश हूँ। आपका दुनिया की तरक्की, शांति और समृद्धि के बातें करने वाला आपका दोस्त। वैसे ये मेरा पहला वीडियो हिंदी में है। मैंने सोचा, और इसका टॉपिक है आज का महाभारत और कुरुक्षेत्र में जो हम जाने वाले हैं, जो मेरे अंदाज से, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को हिंदी में बताऊं। मैं जानता हूं, और मैंने जिन दोस्तों के साथ बातें करने से मुझे पता चलता है कि लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं। दुनिया की हाल आज क्या है। इंडिया चाइना का बॉर्डर टेंशन चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा से प्रॉब्लम चलता ही रह रहा है, कोई नई बात नहीं है। और उसमें और देश भी हैं, जैसे कि अमेरिका हो या रूस हो, या सारे हैं। तो इन सब का जो सिनेरियो है, जो माहौल बना हुआ है आज के दुनिया में, ये लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ है, क्या चाहता है कौन, कि क्या बात क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वीडियो बनाऊं। सिर्फ वीडियो ही नहीं, इस तरह से आपको समझाऊं कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। राइट। जैसे कि मेरा ये वीडियोस आपने सुने होंगे, ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में ही हैं। तो बीच बीच में जब भी ज़रूरत लगेगा, और जब भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हिंदी में बताने में ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं हिंदी का भी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर किसी को आपको चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई आप मुझे इसको हिंदी में सुनना है, तो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है आज का महाभारत। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, समझते हैं, अब कई देश हैं भारत के आसपास और दूर भी कुछ लोग, जो कि दुनिया में, जैसे मैंने बताया पहले, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आप, क्योंकि हम सभी महाभारत तो समझते हैं, महाभारत जानते हैं, हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है। आशा है कि आपने टीवी में बी.आर. चोपड़ा वाला महाभारत भी देखा होगा, जैसे मैंने बचपन में देखा था। बाकी उसके बाद भी बने होंगे, मगर उसके जैसा अद्वितीय है वो, इतना अमेजिंग, इतना बहुत अच्छा, इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ कोई दूसरा महाभारत तो मैंने नहीं देखा है आज तक। तो अगर आपने नहीं देखा हो, तो मुझे लगता है सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं महाभारत के, ज़रूर बैठ के देखिए। तो मैं इस वीडियो में महाभारत के पात्रों को इस्तेमाल करके मैं आज के दुनिया का सिनेरियो, दुनिया का माहौल समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि महाभारत में जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, वैसे ही हम आज मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र, आधुनिक कुरुक्षेत्र में जाने के कगार पर हैं आज। ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है कि ना हो, मैं भी चाहता हूँ कि शायद ना हो कुरुक्षेत्र की युद्ध, टल गया तो उससे अच्छा कोई नहीं है। मगर जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि टलेगा। कितना दूर है ये कहना मुश्किल है। उसमें भी आशा है कि थोड़ा साल और लगे, आज ही ना शुरू हो, और आज ही यानी कल ही, या 1 साल में या 2 साल में, वो भी देखेंगे। वो माहौल के ऊपर उसका निर्णय होगा। और जैसे आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगा क्या माहौल है ये, और मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे देश हैं, जैसे कि चीन है, जैसे कि पाकिस्तान है, और उनके साथ टर्की है, मलेशिया है, और बाकी सारे मुस्लिम देश भी हैं, जो सब इंडिया को परेशान करते रहते हैं और भारत के अगेंस्ट भी होते हैं। तो ये सभी जो हैं, ये देश दुनिया के असुर लोग हैं। जैसे कि महाभारत में, जैसे कि हमारे पुराणों में असुर हुआ करते थे, जो कि देवों को परेशान करते थे, सुर लोगों को परेशान करते थे। वो बुरे होते थे असुर,
और बुरे बुरे काम करते थे, और वही जैसे उसी तरह के काम चाइना, पाकिस्तान और बाकी ये सभी लोग करते रहते हैं। चाहे जिहाद हो, चाहे विस्तारवादी नीति हो, चाहे जो जो भी हो, उनके अंदर के लोगों को दबाना, उनका हक न देना, छीनना, मारना पीटना, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो सब वो करते रहते हैं। ना ही उनके अंदर ये सब करते हैं, उसको भारत के ऊपर भी थोपने का, भारत में भी शांति बिगाड़ने का काम ये सब करते रहते हैं। तो ये हुए हमारे असुर। अभी इसके साथ अलग से महाभारत के कौन कौन से पात्र हमारे सामने आज के महाभारत में हैं, तो इसको समझने के लिए मुझे यहाँ अभी इस समय एक खुलासा करना पड़ेगा। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब ये इस कहानी का महापात्र दुर्योधन धर्मराय और अर्जुन और भीम और कृष्ण होंगे। मगर आज का अफसोस की बात है कि आज के दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो किसी देश के नेता हैं। वो कृष्ण और पांडव इस आधुनिक महाभारत में, महाभारत के कुरुक्षेत्र होने के बाद आएंगे। और आप सोच रहे होंगे तो इसका मतलब तो फिर इंडिया में आज कौन शासन कर रहा है? क्या ये लोग पांडव नहीं हैं? ये क्या इनमें कृष्ण नहीं है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे शासक जो कि मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, कि आप लोग ये समझते होंगे या सोचते होंगे कि ये पांडव होंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि ये इनमें पांडवों का गुण बहुत कम ही है दिखता है मुझे। और ये लोग हैं हमारे कथा के नायक नहीं, खलनायक। मोदी जी दुर्योधन हैं और अमित शाह जी दुशासन हैं। जहां हम महाभारत के पात्रों से आज के पात्र कैसे मिलते हैं, इस बात में हम सोचेंगे तो दुर्योधन और दुशासन की आज राज सत्ता है भारत के अंदर। और उसके उनके साथ बाकी लोगों को भी देखें, दूसरे देश है। अभी अमेरिका देश जो है भारत के बहुत नज़दीक आ चुका है। तो अमेरिका देश में दो पार्टियां हैं। एक तो आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप है, जो एक रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। ट्रंप एक बड़ी शांति प्रिय और बहुत सही फैसले करने वाले इंसान हैं, जो न्यायपूर्ण फैसले करते हैं, बिना बात के झगड़ा नहीं करते, बिना बात के युद्ध शुरू नहीं करते, जैसे कि कई और शुरू करने लगते हैं। तो ट्रंप और दुर्योधन मोदी जी का आज बहुत नज़दीक दोस्ती है। मगर हम सोचते हैं कि ट्रंप पूरी तरह मोदी के साथ है, मगर ये सच्चाई नहीं है। महाभारत के पात्र से मिलना है तो ट्रंप जी आज हमारे महाभारत के विदुर हैं, जो कि विदुर जो थे वो बड़े सच्चे थे, बड़े सही थे, और वे हमेशा दुर्योधन को सत्य का पाठ पढ़ाते थे कि कौन सा रास्ता सही है, क्यों तुम हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों सही रास्ते पे चलना चाहिए। उसी प्रकार बार बार ट्रंप जी मोदी जी को समझाते हैं कि आप युद्ध शुरू ना करें, आप यहाँ जाके उनको इनके साथ पड़ोसियों के साथ सब जाके अच्छे रिश्ते बनाएं, और आपका 56 इंच वाला या जो भी हो ये सब ना करके युद्ध ना शुरू करें। तो ऐसे नसीहत बार बार देते रहते हैं ट्रंप जी। मगर अभी तक तो मोदी जी सुन रहे हैं ये बातें, इसीलिए कई बार छोटी छोटी झड़प हुई हैं बॉर्डर पे इंडिया चाइना के बीच। हमारे बीच जवान शहीद भी हुए एक बार, उसके बाद भी ट्रंप को वापस आना पड़ा, और उन्होंने टिक किया था बीच में बातचीत करवा के इंडिया चाइना का, और दोनों की तरफ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा है कि ट्रंप की हम एक साथ सिर्फ इंडिया के साथ हैं, वो क्योंकि ऐसे कहने से बात और बिगड़ सकता है ना कि बन सकता है। तो ट्रंप मोदी जी को सही रास्ते के बात बता रहे हैं, तो वो विदुर का पात्र निभा रहे हैं आज के महाभारत में ट्रंप जी। दूसरी तरफ है रशिया।
जो कि रशिया जो है, जिसके लिए आज के नेता हैं पुतिन जी। तो पुतिन और रशिया जो है, ये आप हम महाभारत से मिलाएं तो ये पुराने योद्धा हैं, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ देखी है, कई साल उन्होंने राज किया था। दुनिया में नंबर 1 भी थे जब वो सोवियत यूनियन, सोवियत रूस के नाम से प्रसिद्ध थे। अब उनका शक्ति है और बल कई कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे बूढ़े हो गए हैं और उनका कोई बल नहीं रहा। तो महाभारत के पात्र से मिलाएं तो रशिया जो होगा वो भीष्म के पात्र में है। तो भीष्म भी वही पांडव और कौरव दोनों से प्यार करते हैं और उनके बीच में लड़ाई नहीं चाहते। सो बार बार वो दुर्योधन को समझाते रहते हैं, भीष्म भी, कि आप लड़ाई शुरू ना करें, आप सच्चाई का मार्ग पे जाएं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे दूसरी तरफ पांडव नहीं है, दूसरी तरफ भी सारे असुर ही हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। फिर भी लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं है और यहाँ पे परमाणु युद्ध होने का बड़ा खतरा रहता है। तो चाहे बातचीत हो, चाहे दूसरी तरीके हों, ऐसे हमें निपटना चाहिए इन सब बातों से। चाहे पाकिस्तान का आतंकवाद हो, चाहे चीन का विस्तारवाद हो, चाहे कोई भी दुनिया में समस्या हो, इन सब को लड़ाई और कुरुक्षेत्र में जाने को छोड़ के दूसरी तरह जो भी हो सके उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, कैसा हो वो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं करना है, उनको मार का के चुप रहना है, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बस अंधे होके सीधा कुरुक्षेत्र में घुस जाएं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई तो रास्ता होगा, जो सबक भी सीखेंगे सब और समस्या का समाधान भी निकलेगा, मगर कुरुक्षेत्र ना हो। ऐसे की तरह सुलझाने के लिए, इन रास्ते पे चलने के लिए विदुर रूपी ट्रंप जी और भीष्म रूपी पुतिन जी और रशिया दुर्योधन रूपी मोदी जी को समझा रहे हैं। मगर इनके समझाने के बीच में एक और पात्र है जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। वो अमेरिका की दूसरी पार्टी है। अमेरिका में अभी इलेक्शन होने वाले हैं 1-2 महीने में, अब शायद 2 महीने भी नहीं बचा, 1-1.5 महीने ही बचा है। तो उसमें दूसरी तरफ है ट्रंप के ऑपोजिट जो है, विरुद्ध जो खड़े हुए हैं, उनका नाम है जो बाइडन। मगर जो बाइडन बड़े बूढ़े आदमी हैं, उनका 80 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। अभी लगभग 1-2 साल में 80 के हो जाएंगे। तो अगर वे जीते तो उनसे ज़्यादा जो पावरफुल, जो शक्तिशाली असली राष्ट्रपति बनेगी, वो बनेगी हमारी भारतीय ही कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की। तो उनके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ पे ये जो पार्टी के लोग हैं, जो कि डेमोक्रेट्स कहलाते हैं, जैसे कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, इनके विरुद्ध खड़े हुए जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के हैं। तो हमारे कुरुक्षेत्र में डेमोक्रेट पार्टी के लोग उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, उनके इतिहास, उनके जंग शुरू करने की दुनिया में हर जगह जो इतिहास के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखते हुए ये लोग शकुनी के पात्र में हैं। हमारे मॉडर्न यानी आधुनिक परमाणु युद्ध या तृतीय विश्व युद्ध जिसकी तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं हर दिन, जिसको हम आधुनिक कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र जैसा ही घमासान युद्ध इस बार हो सके तो कुरुक्षेत्र में ना ही इतने सारे योद्धा देश होंगे, उनके सारे हथियार और परमाणु हथियार भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। आज तो ऑलरेडी कोरोना, जो कि एक बायोलॉजिकल यानी जीवाणु हथियार आ चुका है और इसका आज सभी हम नतीजा भुगत रहे हैं। तो क्या ये है या नहीं ऐसा हथियार चाइना से आया हुआ,
वो देखेंगे, पर लगता तो है कि कुछ ऐसा ही है, दाल में तो कुछ काला ज़रूर लग रहा है। तो शकुनी के पात्र में हैं ये डेमोक्रेट पार्टी के लोग, चाहे वो जो बाइडन हो, जो कि मगर वो तो बूढ़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनका वो देखना पड़ेगा कि कितने साल वो रह पाएंगे शासन में, और रहें भी तो मानसिक संतुलन व स्वास्थ्य सब ठीक हो, ये कितने साल चलेगा देखना पड़ेगा। तो अगर वो बने तो कमला हैरिस ही असली राष्ट्रपति होगी। और मैंने पहले ही आपसे बात किया हुआ है कि जब भी अमेरिका में ये इस पार्टी के लोग आते हैं, खास करके इस पार्टी में जब राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना होता है, तो उसका नतीजा क्या हुआ है दुनिया के ऊपर। जो पिछली बार एटम बम, परमाणु बम गिरा था जापान पे, वो भी ऐसे ही एक राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति ने किया था। तो ये लोग पहले से परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इनके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी, या कोई इनके लिए साधारण बात ही होगी इसका उपयोग फिर से अगर नौबत आए तो करने के लिए। तो ये जो लोग जो हैं वो शकुनी के पात्र में हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या दुर्योधन और शकुनी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आज कमला हैरिस ने कोई कश्मीर के बारे में कुछ बोल दिया है मोदी के आर्टिकल 370 के ऊपर। तो ये जो है, ये जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, ये सारे प्रॉब्लम साइड में चले जाएंगे। इनको छोड़ के डेमोक्रेट के लोग जो हैं वो अपने असली मुद्दे पे आ जाएंगे। और वो असली मुद्दा क्या है? चीन से लड़ाई करना है। चीन उनका एनिमी कंट्री है, चीन उनका विरोधी कंट्री है अमेरिका का। वैसे ही पाकिस्तान का आतंकवाद और पूरे मुस्लिम देशों से आने वाला आतंकवाद, और उन सारे मुस्लिम देशों के सत्ता में बैठे हुए लोग, अधिकतर मुस्लिम देशों के, एक दो को छोड़ के, वे भी विरोधी हैं डेमोक्रेट पार्टी के लोगों के। और वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले जिसको हम इस्तेमाल करके हम इन लोगों से अपनी लोगों को अपने सेना ना भेज के लड़ाई कर पाएँ और जीत जाएं। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था सोवियत रूस के अगेंस्ट, सोवियत रूस के विरुद्ध अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान के ज़िया उल हक के साथ शुरू में डेमोक्रेट राष्ट्रपति कार्टर का भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, क्योंकि ज़िया उल हक न्यूक्लियर बम बना रहे थे अपने देश के लिए, और ऊपर से उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे, वो राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने सत्ता पलट के उनको फांसी पे चढ़ा दिया था। तो इस बात को लेके अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जिमी कार्टर बहुत नाराज़ थे ज़िया उल हक के साथ शुरू में। मगर जैसे ही हालत बदला और रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया, उन्होंने फ़ौज भेज दिया अफ़गानिस्तान के अंदर। मैं अभी बात कर रहा हूँ 1979 की। तब क्या हुआ, तब एक ही मिनट में कार्टर पलट गए और उन्होंने ज़िया उल हक के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया और उनको मदद करना भी शुरू कर दिया। और ज़िया उल हक ने कहा कि भाई आप मुझे पैसा दो, मुझे सब कुछ दो, हथियार दो, मैं ही खुद सब ट्रेनिंग करूँगा, अपनी आर्मी ISI सब मेरे साथ होंगे, हम ट्रेन करके हम सबको सिखा के कि कैसे करना है जिहाद, कैसे लड़ना है, उनको हम हथियार सब दे के हम लोगों को भेजेंगे अफ़गानिस्तान। और ऐसे ही शुरू हुआ ये जो आज का अल-कायदा है, तालिबान है, इनका जन्म। तो वो पुरानी हिस्ट्री है। तो ये इससे हमें क्या सीखना है कि डेमोक्रेट पार्टी के लोग जो शकुनी होते हैं वो मोहरा ढूंढते रहते हैं कि कौन मिलेगा हमें, अपने जो विरोधियों हैं उनको ध्वस्त करने के लिए कौन मिलेगा कि हमारे हाथ गंदे ना हो, हमें अपने लोगों का कुर्बानी ना देना पड़े, मगर कोई मोहरा मिलेगा जो हमारे काम हमारे बताए जैसे कर देगा। और उसको वो अपना खुद का
बलिदान देने को तैयार हो जाएगा और हमें ना देना पड़े, तो इससे अच्छा तो और को तो कुछ हो नहीं सकता। तो चाहे आज जो लोग हैं शासन में, एक तरफ से ट्रंप, दूसरी तरफ से पुतिन, ये विदुर और भीष्म की भूमिका में मोदी जी दुर्योधन को सलाह दे रहे हैं कि आप सही मार्ग पे चलिए, कुरुक्षेत्र ना शुरू कीजिए। बार बार इन्होंने रोका है भारत चीन की लड़ाई को, कई जगह पे पाकिस्तान को भी रोका है कि आप ऐसे हरकत ना करें, आतंकवादी ना सब गतिविधियां बंद करें, और अफ़गानिस्तान में भी अपना ये ना करें। और अफ़गानिस्तान में इसीलिए अभी सेना नहीं हटाया है क्योंकि उन्हें पता है कि हटाते ही पाकिस्तान का दबदबा शुरू हो जाएगा और ये तालिबानी वापस आएंगे। हाँ, इसका मतलब है ये भी है कि अमेरिका वहाँ 50 साल रहना नहीं चाहता, मगर ऐसा भी नहीं, ट्रंप को पता है कि मुझे ऐसे जैसे ओबामा ने निकल गए थे इराक से, ऐसे बस काट के भागना नहीं है। इसीलिए वो वक्त ले रहे हैं, अच्छा बातचीत कर रहे हैं और धीरे से ही निकलेंगे। लेकिन जब अगर कमला हैरिस और जो बाइडेन आ गए तो अगले दिन ही काट के भागेंगे और पाकिस्तान का दबदबा वहाँ पे भी शुरू। तो उनका मंसूबा है, उनका मंशा है कि वो मोदी का इस्तेमाल करें ये चीन और मुसलमान देशों के विरुद्ध। अमेरिका की जो लड़ाई है उसका नेतृत्व, उसका अगवाड़ा अगर मोदी कर लें तो फिर उनको और आराम से वो बैठे रहेंगे अमेरिका में, उनको कुछ करना नहीं होगा। मोदी और छोटे छोटे देश हैं, इजराइल जो ईरान से भिड़ते हैं या मुसलमान से भिड़ते हैं उस तरफ, वियतनाम है, जापान है, साउथ कोरिया, ऐसे देश हैं, मगर वो सब बहुत छोटे हैं, वो चैन से भिड़ नहीं सकते। इजराइल पूरे मुस्लिम दुनिया से भिड़ नहीं सकता। तो इसीलिए दुनिया में एक ही लोग आदमी को चुना है, वो भी एक ही देश, और उस देश में भी एक ही आदमी जो ये अमेरिका का काम कर सकता है, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। पिछले 50 साल से कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेट के लोग कि ये ऐसा लड़ाई हो, मगर हमारे पिछले शासन जो थे कांग्रेस वाले या वाजपेयी जी भी, उन्होंने अमेरिका की बात नहीं माना कभी, वो अमेरिका के गोदी में नहीं जाके बैठ गए। जैसे कि अभी मोदी जी ने बैठना शुरू किया हुआ है। अगले पिछले 5-10 साल में हमारे नीति में, जो कि हम पहले रूस के बहुत करीब थे, उसमें पूरा बदलाव आ चुका है, और हम इजराइल के इतने नज़दीक भी नहीं थे पहले, तो भी आप पूरे इजराइल के नज़दीक हो गए हैं, और हर दिन जाके अमेरिका में गोदी में बैठ जाते हैं और बताते हैं कि इसलिए क्योंकि चीन से हमारा लड़ाई चल रहा है, तो इसीलिए अमेरिका भी चीन का विरोध करता है, तो इसीलिए हमें अमेरिका के साथ होना पड़ेगा। और रूस से हमारा रिश्ता थोड़ा थोड़ा, अगर पूरी तरह काटे नहीं तो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि रूस चीन के साथ भी उनकी दोस्ती ज़्यादा है। तो ये तर्क देके हमें बताया जा रहा है, और हम अमेरिका के गोद में बैठते हुए ज़्यादा ही बैठने लग गए हैं आजकल मोदी जी के आने के बाद। तो इसका फ़ायदा डेमोक्रेट पार्टी के लोग बहुत उठाएंगे। जो भी छोटा मोटा झगड़ा है आज मोदी जी और उनके बीच, वो दरकिनार कर देंगे वे जैसे ही आएंगे। और शकुनी डेमोक्रेट वाले और दुर्योधन मोदी जी, ये जो है ये मिल जाएंगे एक साथ और दुनिया को कुरुक्षेत्र की तरफ ले जाएंगे। कुरुक्षेत्र का मतलब मेरा यहाँ है तृतीय परमाणु विश्व युद्ध। अभी तक तो विश्व युद्ध हुए हैं, परमाणु तो नहीं चले ज़्यादा। हाँ, पिछले विश्व युद्ध द्वितीय में आखिर में जाके जापान के ऊपर 1-2 परमाणु बम गिरे थे, मगर उस समय दूसरे किसी के पास परमाणु बम नहीं था, सिर्फ सिवाय अमेरिका को छोड़ के, तो किसी और ने वापस में नहीं चलाया। मगर भारत जो रहता है आज की दुनिया में, हमारे तीनों तरफ परमाणु हथियार लेस देश हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो। हाँ, आप कहेंगे कि ईरान तो हमारा दुश्मन नहीं है,
मगर बात ऐसे है कि हमारा गहरा दोस्त तो इसराइल भी है और इसराइल ईरान का दुश्मन है। तो कल अगर इंडिया का कहीं दो मुखी वॉर हो गया, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान, तो इसके बीच में इसराइल चुप नहीं बैठेगा, वो मौका नहीं गंवाएगा। वो मौका का फ़ायदा उठा के सीधा गुप्त रूप से ईरान पर हमला कर देगा, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है और अमेरिका का भी ईरान से चलता नहीं है। तो इसके बीच में हम भारत को कोई, जो कि अमेरिका और इसराइल के साथ है, कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा और उसको भी ईरान के साथ, ईरान के विरुद्ध में खड़ा हो जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे हालात में हम तीनों तरफ परमाणु वाले देश की तरफ देशों से हमें लड़ना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे देश एशिया के हमारे साथ हो सकते हैं, जैसे कि जापान हो या वियतनाम हो या इजराइल हो, ऐसे लोग, मगर वे सब बहुत छोटे देश हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया भी हो, तो ये और यूरोप के देश भी ले लीजिए, यूके हो या फ्रांस हो, ये सब बहुत छोटे देश हैं चाइना और मुसलमानी आबादी को मिला के उनके सामने। तो एक ही बड़ा देश रह जाता है, वो है भारत, जिसको पूरा बेड़ा उठाना होगा इन दोनों को हराने के लिए। हाँ, अमेरिका हमारे साथ हो सकता है और रूस का पता नहीं। हमें आशा करना होगा कि ऐसी लड़ाई में रूस चाइना के साथ नहीं देगा और अकेला रहेगा, ना इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, क्योंकि अगर रूस ने भी चाइना के साथ मिल गया तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है ऐसे लड़ाई में। अगर वो अंतिम चरण तक पहुंच गया तो परमाणु सब एक के ऊपर एक परमाणु करने लगे तो आशा करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने समझाया कि ये जो पात्र जो हैं, ये कौन कौन से पात्र हैं महाभारत के, आज के आधुनिक महाभारत में। मगर इससे ज़्यादा ये जो अमेरिका के डेमोक्रेट शकुनी हैं और भारत के दुर्योधन हैं, ये अपने आप काम नहीं कर रहे। इनके पीछे के जो लोग हैं, जो इनको शक्ति दे रहे हैं, हम और आप हैं। और वो पात्र कौन कौन से हैं? मोदी जी जो कि दुर्योधन हैं, उनके पीछे उनको वोट देने वाला, उनको मतदान करने वाला अंधभक्तों की टोली जो है, वो धृतराष्ट्र के पात्र में है, जो कि मोदी भक्ति में इतना डूबा हुआ है, इतना अंधा हो चुका है कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है देश, जहाँ पे हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकानमी को बर्बाद करके भी हम हाथ धो के पड़े हुए हैं दूसरों को सबक सिखाने के लिए, पड़ोसियों से झगड़ा करने के लिए। तो और अपनी जो धृतराष्ट्र वाले लोग हैं, जो इनको 300 के ऊपर सीट दे चुके हैं, ये सोच भी नहीं रहे कि चल क्या रहा है। इस तरफ से मैं समझाना चाहता हूँ कि 1962 और आज के जो माहौल है, इसमें सिमिलैरिटी, इसमें समानता क्या क्या है। समानता ये नहीं है कि भारत और चीन फिर से युद्ध की तरफ आने की 1962 जैसे माहौल में है, वो तो है, मगर ऐसा माहौल पैदा कैसे हुआ? 1962 का जो वॉर हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था। चीन में अपनी सेना तिब्बत के अंदर भेज दिया और तब दलाई लामा और तिब्बतियन के लोग को सेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी, तो दलाई लामा को छोड़ के तिब्बत इंडिया में आ जाना पड़ा और चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया। तो इस बात से गुस्सा थे, तो भारत ने उसको प्रोटेस्ट किया था, उसमें विरोध जताया था। तो और ऊपर से नेहरू जी भारत के से और चीन के जो बॉर्डर था, सीमा रेखा था, वैसे चीन के साथ नहीं था, वो तिब्बत के साथ था, मगर जब चीन ने तिब्बत ले लिया तो वो चीन का हो गया वो सीमा। तो उसमें भी कुछ हरकतें किए थे, जिसकी वजह से चीन उनको लगा कि भारत हमारे साथ ये कर सकता है, हमारे साथ जता सकता है कि सीमा कौन सा है। तो ये सब सोच के चीन ने आक्रमण कर दिया था 1962 में।
आज के हालात क्या हैं। और ऊपर से चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर में आया था, वो शासन में आया था 1950 में, 1950 में, बाकी सबको हरा के। तो वहाँ से ही तिब्बत में उनका इंटरवेंशन, उनको वो का अपना हस्तक्षेप करते रहे 1950 से लेके 1959 तक, क्योंकि उनको पर 59 तक उन्होंने छोटे मोटे काम किए होंगे तिब्बत में, पर पूरी सेना भेज के पूरा तिब्बत को ले लेना 1959 में ही हुआ था। तो उसी तरह से आप सोचिए आज क्या हुआ है। आज 1959 का इक्वलेंट हालात, जहाँ पे सेना भेजी गई और किसी जगह को अपना लिया गया, उसका इक्वलेंट काम मोदी जी ने किया आर्टिकल 370 को रात में सुबह में जब भी उनको लगा एक ही दिन में उसको मिटा के। तो वहाँ पे सेना भेजी गई, कश्मीर में पूरा नया नक्शा बना दिया गया, कश्मीर का दो टुकड़ा कर दिया, एक तरफ जम्मू कश्मीर कर दिया, दूसरी तरफ लद्दाख कर दिया। ऊपर से हम बोलने लग गए कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है, वो शायद पूरा पाकिस्तान भी हमारा है, ये सब का बताने लगे लोकसभा में। तो ये जो हमने जो बदला है स्थिति, पहल मोदी जी ने किया था, उसके बाद ही चीन अग्रसर हुआ। चीन कल 50 साल से तो चीन का और हमारा छोटा मोटा झड़प चलता रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि आज हो रहा है। ये कैसे होने लगा? ये इसलिए होने लगा कि पहल मोदी जी ने किया था आर्टिकल 370 के वजह से। और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कैसे कई फैसले जो मोदी जी के शुरू में बड़े उस उत्साह से लोग सब उसको स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला होता, पर बाद में जाके पता चलता है कि इससे घटिया फैसला कोई दूसरा नहीं था और इससे कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो लॉकडाउन करने का हो, ऐसे फैसलों का जो कि शुरू में बड़ा उत्तम फैसला, बड़ा सोचा हुआ, बड़ा अद्वितीय फैसला करके बताया गया और प्रचार किया गया। बाद में देखा तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ जो फ़ायदा वो शुरू में बता रहे थे। वैसे ही एक और फैसला शायद आर्टिकल 370 भी ना साबित हो। तो ये बात हमें सोचने की है। तो 1959 में तिब्बत का एक्सेशन हुआ था, तिब्बत को ले लिया था चीन ने, मगर लड़ाई जाके 3 साल बाद 1962 में ही भारत चीन का युद्ध हुआ था। क्या इस बार भी ऐसे ही होने वाला है? ये हमें सोचने की बात है। और इस बात के लिए एक और चीज़ जो बहुत इस पे उसका प्रभाव पड़ेगा वो है अमेरिका में इलेक्शन, जो कि अभी 2 महीने में ही आने वाला है, अमेरिका के चुनाव और उसके नतीजे। तो मैं बता रहा था कि भारत के जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी के लिए पीछे मतदान करते हैं, वो धृतराष्ट्र के पात्र में हैं। वैसे ही अमेरिका के जो डेमोक्रेट पार्टी में को मतदान करते हैं, यहाँ पे जो लोग उनकी इतिहास को नहीं समझते, जो लोग उनकी मंशा को नहीं समझते, जो लोग उनको नहीं जानते, वो सोचते हैं कि ये बड़े मनुष्यवादी लोग हैं, ये बड़े गरीबों के हित करने वाले लोग हैं, ऐसा वैसा करके, और ये युद्ध के विरुद्ध लोग हैं, मगर ये इतिहास तो ऐसा बताता नहीं। तो वो लोग गांधारी के पात्र में हैं। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध लिया है, वो देखते नहीं कि ये इन डेमोक्रेट पार्टी के लोगों का इतिहास क्या है, और आंख बंद करके हम अपने यहाँ तो धृतराष्ट्र के पात्र में जो भारत के मतदाता हैं, वो उनका समझा जाता है कि उनको नेत्रहीन हो गए हैं। मगर अमेरिका के लोग तो ऐसे नेत्रहीन नहीं है, मगर उन्होंने फिर भी पट्टी बांध लिया है अपने आंखों पे। और इस मामले में मेरे ही कई भारतीय दोस्त यहाँ पे जो अमेरिका में बसते हैं वो भी शामिल हैं। सारे डेमोक्रेट पार्टी के ही मत देते हैं, सारे उन्हीं के प्रशंसक हैं।
ठीक है। तो ये लोग जो हैं आंखों पे पट्टी बांध करके शकुनी को अगर कल उन्होंने जिता दिया तो इसका परिणाम भारत को बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा होने की संभावना बहुत है। वो चाहे इसी नवंबर 2019 में हो या बाद में 2024 में हो, 24 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें इस बात का खुशी हो सकता है कि 4 साल टल गया, अगर ट्रम्प जी वापस लौटे अमेरिका के इलेक्शन में जीत के, तो ठीक है, ये सारे फिर से विदुर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ रशिया में भीष्म जी फिर होंगे, दोनों मिलके अपने दुर्योधन और उनके सामने असुरों को नया कुरुक्षेत्र शुरू करने से 4 साल और रोक सकते हैं। मगर जैसे ही शकुनी आ जाए, वो भीष्म जी को भी यानी रशिया को भी दूर कर देंगे, साइड में कर देंगे, और दुर्योधन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे और दुर्योधन के साथ मिलके नया कुरुक्षेत्र यानी तृतीय विश्व युद्ध, जो कि परमाणु युद्ध होने की बहुत संभावनाएं और खतरा है, और ऐसे वैसे परमाणु युद्ध नहीं, महापरमाणु युद्ध, जिसको पूरे ब्रह्मांड, पूरे इतिहास में, मानवता के इतिहास में हमने नहीं देखा हो, ऐसे परमाणु युद्ध होने की खतरा है, उसकी तरफ हमें ले जा सकते हैं। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि यूरोप के लोग क्या हैं, उनका पात्र क्या है। तो वे लोग जो हैं यूरोप के, वो भीष्म जी के भी पुराने जनरेशन के जो लोग थे महाभारत में, वो हैं जिन्होंने इन सब समस्याओं को पैदा तो कर लिया है, क्योंकि सारे समस्याओं को शुरुआत होता है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। उन्हीं लोगों ने पूरे दुनिया को शासन किया था, कई ये देशों को उन्हीं ने बनाया था, और इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा भी उन्हीं ने शुरू करवाया था। तो ये जो है, इन्होंने जैसे कुरुवंश को जन्म दे दिया है, जैसे ही उन्होंने इन सारे लोगों को, सारे देशों को जन्म दे के, चाहे अमेरिका का भी जन्म ब्रिटेन से ही हुआ था, मगर अब वो संन्यास में और बूढ़े हो चुके हैं, तो उनका उतना रोल नहीं रहा। बाकी जो बचे हुए हैं, मैंने जो बताया कि ट्रम्प विदुर के रोल में है, और डेमोक्रेट उनके अगेंस्ट जो कमला हैरिस है, वो शकुनी के रोल में है। के पात्र में भीष्म का पात्र रशिया जैसा है, भारत में दुर्योधन मोदी जी, और दुशासन अमित शाह जी, ये लोग इन पात्रों में हैं। और सारे जो भारत और चीन, भारत और अमेरिका के विरुद्ध जो देश हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो, बाकी मुसलमान वाले देश, और नॉर्थ कोरिया भी जो चाइना के साथ है, ये लोग असुरों के पात्र में हैं। तो इस महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कृष्ण है नहीं, और हमें आशा करना होगा कि ये युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम भारत के धृतराष्ट्र जैसी जनता उठेगी और आंखें खोलेगी, और वे कृष्ण और पांडवों को वापस भारत में लाएगी। और ये जो युद्ध हो सकता है, जो मोदी जी और अमित शाह और उनके साथी सब लोग शुरू करेंगे, इसको बंद करवा के भारत को फिर से वापस अच्छे शासन में, सुशासन में लाएंगे। पांडव और आज के श्री कृष्ण, जिनका नाम होगा कल्कि, इस युग में, कलियुग में, वे हमारे भूमि में उतर के भारत का फिर से नाम बढ़ाएंगे, और भारत को फिर से नंबर 1, पहला अव्वल देश बनाएंगे दुनिया में। इसकी आशा हम कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें दुर्योधन और दुशासन के कुरुक्षेत्र की ओर शायद जाना न पड़े। तो आप अभी जाग जाइए, कम से कम आप रोक नहीं सकते, तो आप अपना प्रिपरेशन, अपना तैयारी तो कीजिए कि यही हो सकता है कि हम इसी दिशा में जा रहे हों अगले 5 साल में। और इसमें एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूँ कि यह आप सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, दुनिया में नहीं जाने वाले हम तृतीय विश्व परमाणु युद्ध की तरफ, तुमने कैसे पता ये कैसे हो रहा है, क्या क्या समानताएं हैं पिछले विश्व युद्ध और आज के विश्व युद्ध में।
तो इसमें भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा आपको समझाने के लिए कि क्यों ये जो हम जा रहे हैं जिस दिशा में, ये इसमें और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या समानताएं हैं। तो पहले मैं समझाऊं तो जब जो कि हिटलर जी जो आए थे जर्मनी में, जो कि दुनिया में शायद उनसे बड़ा दरिंदा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ होगा, या उससे भी होंगे पता नहीं, पर इतना बुरा दरिंदा था। तो वो भी सरकार में, वो भी शासन में डेमोक्रेसी और मतदान से ही आया था। ऐसा नहीं था कि उसने शासन छीन लिया जैसे पाकिस्तान में होता है मिलिट्री ने लेके। तो हिटलर का शासन भी मतदान और चुनाव से ही हुआ था आरंभ, बाद में वो तानाशाह बन गया। मगर उसका जो युद्ध का हमने जिसने जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया उसको भी देखें हम थोड़ा सा। उसमें क्या हुआ था, सीधा जाके उसने पोलैंड पे आक्रमण नहीं कर दिया। पहले जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था, सबसे पहले जो जगह उसने हड़पा था, उनका नाम है राइनलैंड और सुडेटनलैंड, जो कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के जगह थे ये, पर उनको जर्मनी से छीन लिया गया था, जर्मनी से निकाल दिया गया था। तो शुरुआत उसने इन दो जगहों को फिर से हड़प के की थी। उसका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ था शुरू में। तो उसका जो इक्वलेंट है आज जो हमारे देश में हुआ था, वो आप सोच सकते हैं कि वो आर्टिकल 370 को निकालने का काम था। वो जैसे हिटलर ने राइनलैंड सुडेटनलैंड जो कि जर्मनी का खुद का लैंड था उसको लिया, वैसे ही मोदी जी ने इस जगह को आर्टिकल 370 को निकाल के अपने लैंड को ही पूरा इंडिया में मिलाया। ये पहली स्टेप है। दूसरा जो हिटलर ने काम किया वो जाके वो था एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ ले लेना का अपना सेना भेज के। तो आज ऑस्ट्रिया को लेने का समान रूप क्या है, कौन सा जगह है जो कि भारत के साथ ऐसे ले लिया जा सकता है, तो वो जगह है भूटान। आज की परिस्थिति में भूटान ऐसा छोटा देश है जो चाइना के सामने तो टिक नहीं सकता अगर भारत उसका सहायता ना करे। और उन्होंने देखा है पहले कि तिब्बत का क्या हाल हुआ अगर जब वो भारत के साथ पहले से नहीं मिला हुआ था, तो भारत उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो तिब्बत सोच रहा होगा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं भारत के साथ मिल जाऊं। सिर्फ दोस्ती बनाए रखना या कोई संधि बना के रखना काफ़ी नहीं हो सकता। जैसे कि कश्मीर का भी संधि था भारत के साथ, पर पाकिस्तान ने क्या किया, तो इसी में आधा कश्मीर हम अभी आज भी को बैठे हैं। तो ऐसा ना हो, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि भूटान का विलय भारत में हो जाए आगे आने वाले कुछ महीनों में या सालों में भी। तो ये होगा ऑस्ट्रिया, जो कि वो भी जर्मन बोलने वाले लोग ही होते थे वहाँ पे। वैसे हिटलर वहाँ ही पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में, तो उसको हिटलर ने मिला लिया जर्मनी के साथ, तो ऐसा होगा। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, अभी भी पोलैंड पे नहीं गया हिटलर, पहले उसने अगला गया चेकोस्लोवाकिया। उसने कहा चेकोस्लोवाकिया में बहुत जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं, ये भी जर्मन है, तो मुझे चेकोस्लोवाकिया चाहिए। तो अभी उसने चेकोस्लोवाकिया लिया। अब उसके बाद ऑस्ट्रिया के बाद तो हमारे यहाँ पे उसका इक्वलेंट क्या हो सकता है, इसका समानता अंतर क्या होने वाला है तृतीय विश्व युद्ध में, ये हो सकता है मोदी जी का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान जो कब्ज़ा किया हुआ कश्मीर को आक्रमण करके उसको अपने भारत के साथ मिला लेना। यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा बहुत इसको होने नहीं देगा या इसके लिए लड़ाई कर सकता है, पर पाकिस्तान भारत के सामने तो टिक नहीं सकता, तो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि इसमें भी सफल हो जाएं मोदी जी, और वो होगा जैसे कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण करके ले लिया उसको। मगर उसके बाद भी जैसे हिटलर की आशा पूरा नहीं हुआ, उसको भी अखंड यूरोप बनाना था, वैसे ही मोदी जी और आरएसएस के लोगों को भी अखंड भारत बनाना है। तो उनका अगला
निशाना होगा पूरा पाकिस्तान। और वैसे भी बहुत लोगों ने बयान भी दे चुके हैं कि उनको पाकिस्तान के 4 टुकड़े बनाने हैं। तो इस मंशा में अग्रसर हो सकते हैं मोदी जी इसके बाद। तो वो जो होगा, अगर जब भी होगा अगले कुछ महीने में तो नहीं लगता, मगर हो सकता है अगर ट्रंप नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ट्रंप आए वापस तो मुझे नहीं लगता कि अगले चंद महीनों में होगा या कुछ सालों में भी, पर उसके बाद कहीं पे हो सकता है, जबकि शकुनी जे लोग यानी डेमोक्रेट लोग अमेरिका में शासन में आ चुके होंगे। तो उस समय हो सकता है कि भारत और मोदी जी पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए, उसको 4 टुकड़े करने के लिए पाकिस्तान की तरफ आक्रमण करे। अगर वो होगा तो वो समान होगा हिटलर का पोलैंड पे आक्रमण करने का। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि शायद वो होगा जो ट्रिगर जिसे कहते हैं, जो वो होगा वो स्फोटक करने वाला एक संदर्भ, एक चीज़ जिससे पूरी विश्व युद्ध शुरू हो सकती है। और वो हो सकता है भारत का पाकिस्तान पे आक्रमण। और इसका वजह ये भी हो सकता है कि अमेरिका में शकुनी लोग यानी डेमोक्रेट लोग शासन में आ चुके होंगे और वो अफ़गानिस्तान से अपने सारे फ़ौज खींच ले। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि अफ़गानिस्तान पे आतंकवादियों का कब्ज़ा, तालिबानी वो तो आतंकवादी ही हैं, उनका कब्ज़ा हो जाए। और उसके ऊपर से वो ना ही अफ़गानिस्तान को कब्ज़े में ले, तब तक पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि वो पाकिस्तान पे भी आक्रमण करके पाकिस्तान के सत्ता और उसके साथ वहाँ पे जो परमाणु हथियार हैं उनको भी कब्ज़ा करने की कोशिश में लगे हों। तो इस हालात में भारत को कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, उसे पाकिस्तान पे आक्रमण करना ही पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो ये भी एक सूरत हो सकता है जिसमें भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण शुरू करे। मगर जो ऐसे भी सूरत में ये हो, मुझे लगता है, मेरे सोच में ये लगता है, ये वो निर्णय होगा, ये वो घटना होगा जिससे तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि तब चाइना और बाकी इस्लामी देश भी पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं उसके बचाव में, और इंडिया पे सारे लोग जंग घोषित कर सकते हैं। तो और फिर उसके जवाब में अमेरिका को इंडिया के साथ आना होगा, बाकी सब यूरोप के देशों को भी इंडिया के साथ आना होगा, और वैसे ही दूसरे देश जैसे जापान, वियतनाम हो, उन सबको चाइना के विरुद्ध जंग घोषित करना होगा। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये होने की संभावना है। इसमें मैं आप सोच रहे होंगे मैंने मोदी और हिटलर का और भारत और जर्मनी का ही क्यों समानता ढूंढ लिया इसके बीच में, ये कैसे हो सकता है। तो आप सोचिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी कहाँ पे था नक्शे पे, एक तरफ सोवियत रूस दाएं तरफ, दूसरी तरफ उनके जो विरोधी थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो दाएं तरफ थे। इन दोनों के बीच में था जर्मनी, ठीक। और जर्मनी को दोनों की तरफ लड़े थे हिटलर जी, एक तरफ तो सोवियत यूनियन और सोवियत रूस के साथ और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के साथ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। ऐसे ही परिस्थिति में आज इंडिया है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ सारे मुस्लिम देश हैं, और इन तीनों के मिलने का जगह जो है वो है कश्मीर, जहाँ पे तीनों, एक तरफ मुस्लिम शासित राज्यों का, एक तरफ चीन का जो कि कम्युनिज़्म में बिलीव करते हैं, जो कि और तीसरा हमारा हिंदू वाला भारत, ये तीनों जगह जहाँ पे छूते हैं वो कश्मीर है। और भारत इन सब के तरह इन दोनों शक्तियों के बीच स्थित है आज, जैसे कि द्वितीय युद्ध में जर्मनी स्थित था। तो ये भी जो है वो समानताएं हैं
जर्मनी और ये भारत के बीच, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय के बीच। वैसे सोचेंगे तो एक और समानता और भी है। तो अमेरिका जो देश था वो शुरू में द्वितीय युद्ध में आया नहीं था। तो अमेरिका का आने का कारण बना कि जापान जो देश था, पहले जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस से लड़ रहा था, बाद में शायद रूस से भी लड़ना शुरू कर चुका था, मगर अभी अमेरिका नहीं आया था जंग में। तो कैसे आया कि जापान ने जाके गुप्त रूप से जाके अमेरिका पे हमला कर दिया पर्ल हार्बर में। तो इसके बाद ही, जो कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है, मगर हुआ, उसके बाद ही अमेरिका जंग में आया। तो इसी तरह तृतीय विश्व युद्ध में हो सकता है कि जब भारत एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन से भिड़ा हुआ हो, कि जो कि इज़राइल है वो इसको चुपचाप देख रहा हो कि क्या चल रहा है, और इसके बीच जैसे ही भारत पूरी तरह उलझ चुका हो इन दोनों की तरफ की लड़ाई में, वो गुप्त रूप से जाके ईरान पे हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान और इज़राइल का पहले से दुश्मनी है। मगर वो अकेला इज़राइल कुछ नहीं कर सकता ईरान का, ईरान बहुत बड़ा देश है, मगर भारत उसके साथ हो, और ऐसे मौके पे वो हो सकता है कि इज़राइल जाके गुप्त रूप से ईरान पे हमला कर दे। तो इस सूरत में जैसे ही जापान ने हमला किया था अमेरिका के ऊपर, तो हिटलर को भी, जर्मनी को भी अमेरिका से जंग घोषित करना पड़ा था। भारत को भी इज़राइल के साथ होके, अमेरिका के साथ होके ईरान पे भी जंग घोषित करना पड़े। तो ऐसे ये एक और समानता हो सकती है द्वितीय विश्व युद्ध और हमारे आने वाले तृतीय विश्व युद्ध के साथ। तो मैं ये सारे संभावनाएं देख रहा हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि एक और समानता ये हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आखिर में निर्णायक जो लड़ाई हुई और जो देश निर्णायक था, जिसने सचमुच में हिटलर और जर्मनी को हराया था, वो देश अमेरिका नहीं था, वो देश था रूस। तो रूस ने बहुत अपना बलिदान दिया, बहुत लोग उनके मारे गए, मगर आखिर में उसी ने हिटलर को हराया था। तो इस बार निर्णायक बना युद्ध के रोकने में। तो इस बार भी मुझे लगता है कि रूस ही आखिरी वो निर्णायक देश होगा जो ये निर्णय करेगा कि ये जंग और आगे चलेगा या ये जंग कितने में रुकेगा, कितने नुकसान हो सकता है और कितना जल्दी रुक सकता है या कितना ज़्यादा खींच सकता है। क्योंकि वो रूस निर्णय करेगा कि वो चाइना के साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, और चाइना इंडिया को, जैसे अभी कल ही किया था, दोनों को बातचीत में बुला के ज़बरदस्ती जंग रुकवा पा सकता है। तो अगर कोई ये देश ऐसे जंग में रोक सकता है जंग को, तो वो देश रूस ही होगा। तो आशा करते हैं कि हम सब इसमें जागें और धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे ना बने बैठें, चाहे अमेरिका में हो या इंडिया में हो, और हम अपने शासकों को सही मतदान दें, सोच के मतदान दें कि हम ये वाला आने वाले शतक में, आने वाले दशक में ऐसे दृश्य ना देखने को मिले हम सबको। तो इसी आशा के साथ मैं सोच रहा हूँ कि ये इस वीडियो ने आपको जगाया है, आपको सोचने पे मजबूर किया है, तो उसके साथ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे, और अपने कमेंट लिखिए और फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, और अगले बार मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। शुभ रात्रि, शुभ दिन।